गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अधिशोषण किसे कहते हैं। अधिशोषण के से टेक्निकल वर्ड हम लोग पढ़े थे, सरफेस केमिस्ट्री और अधिशोषण से टेक्निकल वर्ड पढ़े थे। आज हम लोग अधिशोषण की क्रियाविधि पढ़ेंगे। अधिशोषण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण की क्रियाविधि, तो क्रियाविधि के लिए जहाँ हम एक प्रयोग करते हैं, सपोज कीजिए एक बीकर है, इस बीकर में हमने कुछ भी घोल दिया, पोटेशियम परमंगनेट घोल दिया या कुछ भी घोल दिया, एनीथिंग घोल दिया। तो वाटर में घोलने के बाद, पानी में घोलने के बाद ये सारे अणु पोटेशियम परमंगनेट के चारों तरफ फैले रहेंगे, देखेंगे। और अणु यहाँ भी होंगे जो सरफेस पे अणु होंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने लिक्विड ले रहे हैं, द्रव ले रहे हैं। यहाँ इस अणु पे लेके चलेंगे, ये अणु कुछ ऐसे फोर्स लगाता होगा, कुछ ऐसे फोर्स लगाता होगा। आपको पता है, फिजिक्स में पढ़े हैं कि दो अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण भी बल लगता है, लेकिन आकर्षण और हम कह सकते हैं या प्रतिकर्षण बल लगता है। दो अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। यहाँ देखेंगे, यहाँ एक अणु है, ये प्रतिकर्षित कर रहा है या किसी को आकर्षित कर रहा है, चारों ओर अणु है, तो इस अणु का जो आकर्षण बल हो जा रहा है जीरो, यानी कि यहाँ जो अणु है ये अणु क्या हो जा रहा है, संतुलित हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्यों संतुलित हो रहा है, क्योंकि इसका जो आकर्षण बल है, यहाँ भी अणु होगा, इस पर भी अणु होगा, यहाँ भी अणु होगा, यहाँ पर भी अणु होगा, तो ये भी आकर्षण प्रतिकर्षण एक दूसरे के क्रिया प्रतिक्रिया करके यहाँ संतुलित हो जा रहे हैं। यानी कि ऐसे हम कह रहे हैं, इस पूरे जो सिस्टम है, सिस्टम के किसी भी अणु को लेके चलिए अंदर, इस सिस्टम के अंदर किसी भी अणु को लेके चलिए, वो अणु का वही हाल होगा कि वो संतुलित होगा। हर एक अणु क्या होगा, संतुलित होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पृष्ठ की सरफेस पे बात कर रहे हैं, जो ये अणु है तो इधर तो आकर्षण बल लगाएगा ही, इधर आकर्षण बल लगाएगा, लेकिन इधर कोई आकर्षण बल नहीं लगेगा। देखिए, इधर कोई आकर्षण बल, इधर लगेगा, इधर लगेगा, इधर लगेगा, लेकिन कोई आकर्षण बल इधर ऊपर से नहीं लगेगा। देख रहे हैं, ऊपर से कोई आकर्षण बल नहीं लग रहा है, तो यहाँ जो प्रक्रम हो रहा है इस सिस्टम में, यहाँ असंतुलन पैदा हो जा रहा है, असंतुलन पैदा हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे असंतुलन है, यहाँ पे संतुलित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सरफेस पे क्या हो रहा है, असंतुलन पैदा हो जा रहा है। असंतुलन पैदा होगा यानी कि ऊर्जा में कमी महसूस होगी। यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा में कमी महसूस होगा। ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा में क्या होगा, कम होगा, वीक होगा, ऊर्जा में कमी महसूस होगा। ओके, यहाँ ऊर्जा में क्या होगा, आपका कमी होगा। किस कारण कमी होगा, जो यहाँ असंतुलित बल लग रहा है इसी कारण। तो असंतुलित होने के लिए वो क्या करेगा, किसी अन्य परमाणु या अधिशोष्य से क्या करेगा, बांड बनाएगा। अब मान लीजिए अब यहाँ तो ये आप सरफेस पे देख लिए, यहाँ अन्य मालिक्यूल है ना, गैस वगैरह के, द्रव के, ये क्या करेंगे, इस असंतुलित होने के कारण ये क्या करेंगे, इससे बांड बना लेंगे, ये बांड बनाएंगे, और ऐसे सारे सरफेस पे ऐसे होगा। यानी कि पृष्ठ तनाव उत्पन्न हो जाएगा, ऊर्जा में कमी महसूस होगी। ऊर्जा में क्या होगी, कमी महसूस होगा। यहाँ ऊर्जा में कमी महसूस होगी। यानी कि कमी महसूस होगी तो ये कौन सा होगा, ऊष्मा, ऊर्जा में कमी होगी तो यानी कि ऊर्जा निकलेगी ना, ऊर्जा निकलेगी तो ओके, यहाँ देखेंगे
ऊर्जा में कमी होगी, यानी कि यहाँ से ऊर्जा क्या निकल रही है, तो कौन सा ये अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी ये अभिक्रिया होगी, यहाँ क्या होगी, ऊष्माक्षेपी। ये नोट करते जाइए कि ऊर्जा में कमी होगी, दूसरा क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। और इसी ऊष्माक्षेपी, इसी ऊर्जा की कमी के कारण ये क्या होगा, ये आपका यहाँ अधिशोषण प्रक्रिया होगा, यहाँ अधिशोषण संपन्न होगा। ये एक और चीज़ देखिएगा, एक फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े थे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, डेल जी इजकल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये आपने एक समीकरण पढ़ा था क्लास फर्स्ट ईयर में ऊष्मागतिकी में। यहाँ देखिएगा ऊर्जा में कमी हो रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और इसी असंतुलन के कारण ही अधिशोषण प्रक्रिया हो रही है। यहाँ असंतुलन हो रहा है, अधिशोषण प्रक्रिया हो रही है, और इसमें क्या हो रही है, ऊष्माक्षेपी हो रही है, ऊर्जा में कमी हो रही है। और आपने एक रिएक्शन पढ़ा था फर्स्ट ईयर क्लासेज में पढ़ा था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण पढ़ा था, डेल जी इजकल टू डेल एस माइनस डेल डी एच। यहाँ क्या हो रहा है देखिएगा, ये जो इसका एंथैल्पी है, एंथैल्पी में कमी महसूस हो रही है, जो कि ऊर्जा निकल रही है, तो डेल एच में क्या हो रही है, यहाँ डेल एच में कमी हो रही है। और ये देखिएगा डेल एस एंट्रोपी में भी क्या हो रही है, बढ़ोतरी थोड़ी हो रही है। एंट्रोपी बढ़ोतरी कब होगी, अब यहाँ कोई आके, अब यहाँ तो असंतुलन हुआ, कोई अणु आके लग गया, तो फिर किसी और को बुला पाएगा, नहीं बुला पाएगा। तो डेल एस में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। डेल एस में क्या हो रही है, डेल एस में कमी हो रही है। अब दोनों कमी हो रही है, इस रिएक्शन से डेल जी का मान क्या आएगा, डेल जी का मान ऋणात्मक आएगा। डेल जी का मान क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और जहाँ डेल जी का मान ऋणात्मक आए, जहाँ भी डेल जी का मान ऋणात्मक आए, वो समझिएगा वो अभिक्रिया, वह प्रक्रम क्या होगा, स्वतः संपन्न होगा। डेल जी का मान अगर ऋणात्मक आता है तो वह प्रक्रम क्या होगा, प्रक्रम स्वतः संपन्न होगा, प्रक्रम स्वतः संपन्न होगा। यहाँ देखिएगा संपन्न होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ऊपरी सरफेस पे जो अणु हैं वो असंतुलन के कारण उसमें ऊर्जा में कमी आ रही है और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। डेल एच में कमी आ रही है और डेल एस में भी कमी आ रही है, जिससे वो जो प्रक्रम है ये अधिशोषण वो स्वतः संपन्न हो रहा है। डेल जी का मान पॉजिटिव आएगा तो स्वतः प्रक्रम नहीं होगा, लेकिन डेल जी का मान नेगेटिव आएगा तो प्रक्रम क्या होगा, स्वतः संपन्न होगा। तो अधिशोषण प्रक्रिया क्या हो रही है, स्वतः संपन्न हो रही है। ठीक है, ओके। तो हम लोग इस प्रकार से अधिशोषण को परिभाषित कर, अधिशोषण की प्रक्रिया देखेंगे। अधिशोषण की हम कह सकते हैं कि अधिशोषण की प्रक्रिया अधिशोषक के पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बलों के कारण संपन्न होती है। यानी कि अधिशोषण प्रक्रिया क्या होती है, अभी अधिशोषक ये चूँकि अधिशोषक ही है, ये तो अधिशोष ही हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अधिशोषक, अधिशोषक, और इस पार्टिकल को क्या बोलेंगे, अधिशोष्य। आप जानते हैं अधिशोष्य किसे कहते हैं, जो आके संचित होता है जिस पृष्ठ पे उसको अधिशोष्य बोलते हैं, और जिस पे संचित होता है अधिशोष्य उसको अधिशोषक बोलते हैं। तो कह रहा अधिशोषण की प्रक्रिया अधिशोषक के पृष्ठ पर उपस्थित असंतुलित बलों के कारण संपन्न होती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं, अधिशोषण के प्रकार देखते हैं, एडजॉर्प्शन के टाइप्स देखते हैं कि अधिशोषण कितने प्रकार का होता है। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक भौतिक अधिशोषण, एक होता है रासायनिक अधिशोषण। ठीक है, भौतिक अधिशोषण और एक होता है रासायनिक अधिशोषण। देखिएगा भौतिक अधिशोषण में आपको बता दें, फिर से देखिएगा, एक्चुअली अगर हम बात करें, ये सरफेस है और इस सरफेस को, ये सरफेस का सरफेस है, इसको हम लोग बोलते हैं अधिशोषक।
और इस पे जो कण आके लग रहे हैं, इस कण को हम लोग बोलते हैं अधिशोष्य। और ये सारे प्रक्रिया क्या बोलता है? अधिशोषण बोलता है। ये जो ये क्रिया हो रही है, ये क्रिया को हम लोग बोलते हैं अधिशोषण। ये हम लोग शुरू से जानते आ रहे हैं। अधिशोषण जो जिसका क्षेत्रफल जिस पे कुछ आके लग रहा है, तो जो लगने वाले पदार्थ को अधिशोष्य बोलते हैं, और जो सरफेस पे जिस सरफेस पे लगता है उसको अधिशोषक बोलते हैं। तो इसी अधिशोषण को दो प्रकार से बांटा गया है, एक भौतिक अधिशोषण और एक रासायनिक अधिशोषण। देखिएगा, भौतिक अधिशोषण मतलब हम ये कहें कि भौतिक जो अधिशोषण होता है वो दोबारा उत्क्रमणीय होता है। थोड़ा देखिएगा, मतलब वो ऐसे देखेंगे, जो भौतिक अधिशोषण होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। उनका नेचर कोई अच्छा नहीं होता है। वो जिससे मन करे, जब भी मन करे तब भी क्या करते हैं, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। जबकि रासायनिक अधिशोषण, अब इसका एग्जाम्पल जस्ट ले लेते हैं, देख लेते हैं भौतिक अधिशोषण का एग्जाम्पल। मान के चलिए राजस्थान एरिया में बार बार, या हम कहें दीवार पे धूल कण का जमना, दीवार पर धूल कण का जमना। अब दीवार पे धूल कण का जमना क्या होगा? भौतिक अधिशोषण होगा। रासायनिक अधिशोषण क्या होगा कि दीवार पे ही पेंट चढ़ाना, दीवार पर क्या करना, दीवार पर ही पेंट चढ़ाना। अब दीवार पे पेंट चढ़ाइएगा तो क्या होगा? रासायनिक अधिशोषण होगा। अगर दीवार पे आप क्या कर रहे हैं, दीवार पे धूल कण जम रहा है तो भौतिक अधिशोषण होगा। यहाँ देखेंगे तो दीवार पे धूल कण जमना क्या कहलाएगा? भौतिक अधिशोषण। और पेंट चढ़ाना रासायनिक अधिशोषण कहलाएगा। तो इसमें देखेंगे कि जो भौतिक अधिशोषण होता है नॉन स्पेसिफिक नेचर का होता है, और उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। उत्क्रमणीय माने क्या होता है? उत्क्रमणीय माने, और जैसे मान के चलिए हम कहें दीवार पे अगर बालू, या राजस्थान में देखिए बालू का परत चढ़ रहा है, ये बालू है, सैंड है, सैंड एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो ये टीला बना ले। क्या बना ले? टीला बना ले। और फिर टीला से फिर सैंड की ओर चला जाए। मतलब रिएक्शन आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, अग्र दिशा में भी जा सकता है और पक्ष दिशा में। जैसे मान लीजिए ए आर कोई रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बन रहा है, और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने लगे, उसको कहते हैं हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो भौतिक जो अधिशोषण होता है क्या होता है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है। जबकि आपको बता दें रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय माने केवल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने। ये देखिएगा, ये दोनों तरफ तीर हो तो ये कहलाता है उत्क्रमणीय। रिवर्सिबल क्या कहलाता है? रिवर्सिबल। और ये कहलाता है इरिवर्सिबल, यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाए लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट न बने, उसे कहते हैं अनुत्क्रमणीय। यानी कि एक बार पेंट चढ़ा दे तो उस पेंट को फिर अब पेंट में बदलना चाहें, लिक्विड में बदलना चाहें, नहीं बदल पाएगा। लेकिन इसमें क्या, धूल कण एक बार हटा दें फिर धूल कण वो बन जाएगा। तो ये उत्क्रमणीय होता है, और ये क्या होता है? अनुत्क्रमणीय होता है। देखिए भौतिक जो अधिशोषण होता है उसमें जो लो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आप जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप जस्ट साइकिल चलाना स्टार्ट करें, मैं साइकिल लेके खड़े हों और शुरू में साइकिल चलाना स्टार्ट करें तो साइकिल को अधिक एनर्जी देनी पड़ती है, और जब एनर्जी अधिक दे दें उसके बाद एनर्जी क्या होती है? कम लगती है, यानी कि पैडल कम मारना पड़ता है, ऊर्जा कम लगाना पड़ता है। तो शुरू में क्यों अधिक ऊर्जा देना पड़ा हम लोग को? ऊर्जा देना पड़ा उस टायर और जो फर्श है उसके बीच में कुछ ऐसे एनर्जी थी, जो एनर्जी रुकी हुई थी, उसी एनर्जी को चालू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं। तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कि
रिएक्शन को चालू करने में, अभिक्रिया को चालू करने में एक सीमित एनर्जी की आवश्यकता होती है। उसी सीमित एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ देखिएगा लो एक्टिवेशन एनर्जी लगती है, यानी कि एनर्जी शुरुआत में रिएक्शन होने के लिए, भौतिक अधिशोषण होने के लिए लो एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम रासायनिक की देखेंगे हाई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर पेंट चढ़ाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कुछ न कुछ ऐसे एनर्जी देने पड़ेगा। एनर्जी दे के और आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी दे के तब आप पेंट चढ़ा सकते हैं। यानी कि हम कहते हैं कि जो रासायनिक अधिशोषण है उसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। और हम बात करें एक और देख लें, इसमें जो अधिशोषक और अधिशोषक के बीच में जो बांड बनते हैं वो दुर्बल बांड वीक वांडरवाल्स फोर्स लगता है। क्या लगता है, वीक वांडरवाल्स फोर्स लगता है इसमें, ठीक है। और जो रासायनिक होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग बांड बनता है। क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग। रासायनिक अधिशोषण में अधिशोष से अधिशोषक के बीच में स्ट्रॉन्ग बांड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बांड का फॉर्मेशन होता है। तो आज बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले टॉपिक को लेके चलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट्स का निर्माण करेंगे। ओके, थैंक यू।